नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि आप लोगों को हमेशा की तरह पता है कि स्टैटिक जीके का आपको समय समय पर वीडियो मिल रहा है। ये वीडियो बेटा आपको जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके आता है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, सीजीएल एग्ज़ाम आपका, एमटीएस, सीएचएसएल या स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैटिक जीके आता है, ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, इसमें हमने वो क्वेश्चंस को भी लिया है जो पीवाईक्यू हमारे रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपके नियरेस्ट एग्जाम रेलवेज में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हमने इसमें क्या किया बेटा, संकलित किया है। तो समय खराब नहीं करते हैं, आप आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हमेशा हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर हमने क्वेश्चंस में मिस्टेक की तो फिर क्या होगा, हमारे नंबर्स भी क्या होंगे एग्जाम में, बिल्कुल कम आने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। एमजी म्यूजिक अवार्ड प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। हर राज्य सरकार समय समय पर अलग अलग अवार्ड्स देती है, उसमें से एमजी म्यूजिक अवार्ड्स जो है वो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, नागालैंड सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। हमेशा की तरह हमें क्वेश्चन क्या पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यहां पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्या बोल रहा है वो नहीं है। व्हाइट बॉल है, विकेट है, नो बॉल भी है, लेकिन ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना, ड्यूज, ड्यूज शब्द जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ड्यूज शब्द का यूज टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस और आपके बैडमिंटन में होता है। किस में होता है बेटा, लॉन टेनिस और किस में होता है, बैडमिंटन में यूज किया जाता है। तो इस चीज को भी हमें क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग है वो, सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने कौन सी लैंग्वेज करी थी, आपकी सी प्रोग्रामिंग। चार्ल्स बेबेज की बात करूं तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इन्होंने बेले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी थी। ठीक है, लेरी वॉल ने पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थी, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने, जेम्स गेस्लिंग ने जावा को इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे सामने। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो प्रोग्रामिंग भाषा सी को डेवलप किसने किया था भाई, आपके डेनिस रिची ने। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक प्राचीन पुराण, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। ठीक है, इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण जो आएगा बेटा वो आएगा कौन सा, आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लगभग मान के चलिए आप 13,000 से लेकर 15,000 के आसपास इसमें क्या है, श्लोक है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। और मत्स्य पुराण में ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। शिवलिंग की पूजा का वर्णन किस पुराण में मिलता है, सबसे पहले पूजा का वर्णन किस में मिलता है आपका, वो ये मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता बताना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो थे वो जे जे थॉमसन थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, जे जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या की थी, खोज की थी। और ये खोज हुई थी बेटा 1897 में। कब हुई थी, 1897 में की थी। और फिजिक्स के लिए 1906 में इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि फिजिक्स के लिए कब मिला था, 1906 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, 1897 में। किसने करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, जे जे थॉमसन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, बालिकाओं के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, बालिकाओं के जो लिंगानुपात में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1000 पुरुषों के बीच में बालिकाएं दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो उसके लिए जागरूकता लाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार बालिका दिवस सेलिब्रेट करती है। तो एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। बात हो रही है, ये ध्यान से पढ़ लीजिए कि बात किसकी कर रहा है, वो राष्ट्रीय की कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय की कर रहा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भाई, 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में।
अब मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपका कब मनाया जाता है? हर साल 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनता है आपका? 24 जनवरी को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च? ठीक है, देखो जलों के संरक्षण के लिए 1993 में, ठीक है, सबसे पहला जल दिवस मनाया गया था आपका कब? 22 मार्च को। दिन प्रतिदिन जो जल है, पानी है, उसकी कमी हो रही है, ठीक है। स्वच्छ जल लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा। आज भी कई ऐसे लोग हैं विश्व में जो स्वच्छ जल से क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्वच्छ जल उनको कम मिल रहा है या स्वच्छ जल तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पा रही, आज भी प्रदूषित जल उनको पीना पड़ रहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल के महत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने विश्व मतलब वर्ल्ड में विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाना क्या किया है? शुरू किया है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ठीक है, सम्राट अशोक को तो सभी जानते हैं, सभी ने नाम सुना है। तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, सुशीम, दशरथ या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सम्राट अशोक जो थे वो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ठीक है, ये 269 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 269 ईसा पूर्व ये क्या बने थे? बिंदुसार की जगह पर राजा बने थे। और एक क्वेश्चन आता है कि जब सम्राट अशोक मतलब बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तो सम्राट अशोक जो थे वो अवंती के राजा थे। अवंती मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? उज्जैन। इसका पुराना नाम क्या था? अवंती। तो सम्राट अशोक किसके थे? अवंती के। और सम्राट अशोक का नाम अशोक हमें सबसे पहले मास्की अभिलेख से पता चलता है। किससे चलता है भाई? कई अभिलेखों से पता चलता है कि जो मास्की अभिलेख है इसमें सबसे पहले जिक्र हुआ था कि सम्राट अशोक का नाम क्या है? अशोक। जब पता चला था कि भाई इस तरीके का एक राजा है और उस राजा का नाम क्या है? अशोक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील जो है वो राइट आंसर क्या आएगा बेटा? तेलंगाना। हुसैन सागर झील कहाँ पर है आपकी? तेलंगाना में। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो इसका आंसर पता होगा। चलिए आप लोगों को इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका लिखने वाले जो राइटर हैं वो कौन है? मैगनस्थीस। मैगनस्थीस ने जो है वो इंडिका लिखी है और ये लिखी है उन्होंने यूनानी भाषा में। किस भाषा में लिखी है? यूनानी भाषा में। और इसमें उन्होंने मौर्य काल का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है बेटा? मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य काल। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखी गई है। किसके समय में लिखी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मौर्य काल का इसमें वर्णन है। और लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी? यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म हमको इसमें पहचानना है। ठीक है, असम में चाय होती है, सही है। बिहार में मूंगफली, नहीं। केरल में नारियल, उत्तर प्रदेश में गन्ना। ठीक है, तो अब बात आती है मूंगफली। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो बेटा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लीची का। लीची लगभग 45% पूरे विश्व का 45% लीची का उत्पादन बिहार में होता है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। असम का चाय ठीक है, केरल का नारियल ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कितनी टीमों को आईसीसी की सहयोगी सदस्य होने का दर्जा? आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में क्रिकेट को क्या करती है? मैनेज करती है। पूरे विश्व में क्रिकेट को आईसीसी मैनेज करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दुबई में है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन बने? जय शाह बने हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसके एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं? इसके एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं भाई? 96। इसमें टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितनी कंट्रीज हैं? 106। लेकिन सहयोगी मेंबर्स कितने हैं? 96, जिनको T20 मैच खेलने का आईसीसी ने क्या दिया? दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो 96 हैं। इसका हेड ऑफिस भी पूछ लेता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है भाई? दुबई में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है भाई।
लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? कई सारी देश में क्रांति हुई, श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड है, ठीक है, रजत क्रांति हुई, गोल्डन फाइबर क्रांति हुई, सिल्वर फाइबर क्रांति हुई, तो इसमें से लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो किससे है बेटा? मांस और टमाटर से, ठीक है। अंडे के उत्पादन का संबंध किससे है भाई? पीली क्रांति से, ठीक। जूट का जो है वो किससे है भाई? गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति से है। किसका संबंध? जूट का। और कपास का जो है वो कौन सी से है भाई? सिल्वर फाइबर से है। कौन सी क्रांति से है? सिल्वर फाइबर क्रांति से। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो लाल क्रांति हमसे पूछा है, लाल क्रांति एग्जाम में पूछा है, तो लाल क्रांति क्या आएगा भाई? मांस एवं टमाटर, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लास्ट सपर नाम की प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? लास्ट सपर नाम की, देखो पेंटिंग में एक ही नाम फेमस है हमेशा, हमेशा की तरह। तो लास्ट सपर नाम की जो पेंटिंग है वो बनाई थी किसने आपकी? लियोनार्डो दा विंची ने। इन्होंने 1494 से 1498 के बीच में इस पेंटिंग को बनाया था, ठीक है। तो ये जो लास्ट सपर नामक की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से, देखिए भाई पढ़ना पड़ेगा, बिगर पढ़ाई करे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, है ना। और हल्की पतली पढ़ाई करने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप और आप जैसे कई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या सक्सेस होने के लिए लगे हुए हैं। कितने ही लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं, कितने ही लोग आपसे आगे जाना चाह रहे हैं, कितने ही लोग आपके पीछे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आगे बिल्कुल बढ़ने के लिए क्या है? तैयार है। इसलिए आपको भी दौड़ में बने रहना है, और दौड़ में बने रहना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे क्या है? बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या आएगा? शूटिंग से। ये मूलतः पंजाब की रहने वाली हैं और इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। चलिए देखिए अगला एक्सप्रेस, ये भी अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहला था, रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसका क्या उपनाम है। तो डिंग एक्सप्रेस जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपको हिमा दास को। किसको बोला जाता है? हिमा दास को। ये एथलेटिक्स है, ठीक है, एथलेटिक हैं, और इनका संबंध जो है वो असम से है, ये असम की रहने वाली है, और इनको क्या बोला जाता है? डिंग एक्सप्रेस, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि भाई हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन आपके किसको बोला जाता है? क्रिकेटर कपिल देव को बोला जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को। उड़न परी किसे कहते हैं? आपका पीटी उषा को। एक अभी रिसेंट में चल रहा है गोल्डन गर्ल, है ना, पायल चौधरी को बोला जाता है गोल्डन गर्ल। हिटमैन रोहित शर्मा, रन मशीन विराट कोहली, ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्समैन के अलग अलग उपनाम होते हैं। तो डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है किसे? हिमा दास को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया गया था बेटा? गठन किया गया था। जो तबाही हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो दुनिया को चिंता हुई, तो उन्होंने सब लोग देशों को इकट्ठा करके, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का क्या किया? गठन किया। तो भारत के ऐसे कितने संगठन हैं जो इसका हिस्सा है? तो भारत के 26 संगठन ऐसे हैं जो यूएन का क्या है? अलग अलग संगठन भारत के किसका हिस्सा है भाई? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया? इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर सेलिब्रेटेड? ठीक है, फ्रेश वाटर, मीठे पानी का, ये मनाया गया था आपका 2003 में। ध्यान रखिएगा कब मनाया गया था? मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2003 में सेलिब्रेट किया गया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए
योग दिवस के रूप में मनाने का, मतलब योग को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव कब रखा उन्होंने यूएन में? तो यूएन की 69वीं जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने 2014 में जो है वो क्या करा भाई, योग दिवस का प्रस्ताव रखा। और 2024 में अभी हमने कौन सा 10वां योग दिवस मनाया है? कौन सा योग दिवस मनाया है भाई? 10वां योग दिवस मनाया है 2024 में। 2014 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था और 177 देशों ने इस प्रस्ताव को क्या करा था भाई, स्वीकार करा था। और सभी कंट्री क्या मनाती हैं? 21 जून को। कब मनाती हैं? 21 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है भाई, योग दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी हमें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू फॉल्स इनफॉर्म्ड बाय किस नदी पर निर्मित होते हैं? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है बेटा, और नदी है कौन सी? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा फॉल है? हुंडरू फॉल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में है। अगला देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या, अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को तो सबको पता होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए पहला विश्व जनसंख्या, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस भी 11 जुलाई को, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस भी कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था, तो पहला जनसंख्या दिवस सबसे पहला बनाया गया था कब? 1990 में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? बढ़ती जनसंख्या के बारे में लोगों को जागरूक करना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का किस तरीके से ग्रोथ हो रही है कि या जनसंख्या कम हो रही है, इसको लेकर लोगों को क्या करना? अवेयर करना। ठीक है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और मृत्यु दर में क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। तो उसको लेकर विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई। चलिए, रिपीट हुआ है ये भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश है? भाई बिटकॉइन क्या है? आजकल डिजिटल करेंसी का बहुत क्रेज चल रहा है। ठीक है, डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी में एक करेंसी क्या है आपकी? बिटकॉइन है। ठीक है, एक तरीके का बोल सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा ब्लैक शेयर मार्केट टाइप बोल सकते हैं, बाकी वैसा वो है नहीं, बस समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं। ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, भारत या क्रिप्टो करेंसी है ना। तो एक तरीके की डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये आपकी बिटकॉइन, इसको भारत में पूरी तरीके से वैलिड नहीं बोला गया है ना। इस पर रोक लगाने के प्रयास किए गए, लेकिन रोक अभी तक नहीं लगी है। तो ये बिटकॉइन जो है, ये दुनिया की पहला देश कौन सा है जिसने इसको क्रिप्टो करेंसी को वेद मुद्रा बनाया है? तो उसका सही आंसर क्या है भाई? अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश की लीगल करेंसी डिक्लेयर किया है। ठीक है, भारत ने अभी तक इसको नहीं किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो जो है बेटा, ये एक बोल सकते हैं पर्वत है, और ये आपका कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक, माउंट जोपुनो जो है, माउंट जोपुनो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला, धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या वो अंडमान निकोबार में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में है कि पश्चिम बंगाल में? तो धीनोधर पहाड़ियां जो है वो राइट आंसर क्या आएगा आपका? गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियां कहां पर आएंगी आपके? गुजरात में आएंगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? देखिए, यूनेस्को, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 1945 में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? पेरिस में। इसका काम क्या है? जो हेरिटेज, देखिए इसकी कई सारी कैटेगरी होती है, ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीज़ों को क्या करता है? शामिल करता है। जैसे कि उसने भाई मध्य प्रदेश के खजुराहो को शामिल किया, आगरा में एक लाल किला है, ठीक है, एक लाल किला आगरा में भी है, उसको शामिल किया। दुर्गा अष्टमी, बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया, गुजरात के गरबे को शामिल किया। तो अलग अलग कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी कौन सी बोल रहा है वो भाई? मिश्रित विश्व विरासत। भारत की सिर्फ एक ही साइट जो है वो मिश्रित विश्व विरासत सूची में शामिल है, और वो क्या है भाई?
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एकमात्र है। अलग अलग कैटेगरी में है, ठीक है, तो उसमें से एक जो है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक शामिल है। कैटेगरी ध्यान रखिएगा, मिश्रित विश्व विरासत, ठीक है, एक सांस्कृतिक कैटेगरी भी होती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में लगभग मान के चलिए कि 43 धरोहर है भारत की यूनेस्को में क्या है शामिल है, लगभग कितनी 43, तो उसमें से सिर्फ मिश्रित में कितनी है भाई, कंचनजंगा, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किसकी बात हो रही है भाई, लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका राइट आंसर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, भारत में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है आपका, श्रीनगर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रीनगर। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और जब हमको पता हो तो ही हम उसका आंसर मन में करें, नहीं अगर हमने गलत आंसर मन में किया है तो उसको सही करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाएं, नहीं तो वो गलत ही दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा, और वहाँ भी आप क्या करोगे, फट से, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे, और खट से जो दिमाग में गलत है वही जाके क्या होगा, क्लिक हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है आपका भाई, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो ये हमारी आज का सेशन था जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चनों को क्या किया है, कवर अप करने की कोशिश करी, उसके आंसर किए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपको क्वेश्चन ठीक तरीके से ध्यान ना हो, जब तक आप दूसरे क्वेश्चन पे ना पढ़े, ना आगे जाके ना पढ़ें उस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर क्या होगा, वो क्वेश्चन दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप लोगों को क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी, और नंबर क्या आएंगे, कम आएंगे, और कट ऑफ लिस्ट से फिर आपका नाम क्या होगा, बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।